हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे की कक्षा प्रारंभ की जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने बजट देखा। बजट अनुच्छेद 112 में बजट में था कि अनुच्छेद 112 यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पे सरकार के लेखा जोखा को संसद के सामने रखवाएगा, ताकि पूरी देश की जनता जान सके कि जनता के पैसे का कहाँ कैसे यूज किया जाएगा, सरकार की कितनी आय है, कितनी व्यय है। तो इसमें देखे थे आप लोग कि बजट में दो बातों का विवरण होता है। प्रथमतः समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्ति और राजस्व का विश्लेषण तथा ऐसे वर्ष के लिए अधिशेष और घाटे के कारण होते हैं। दूसरा, आगामी वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक नीति, व्यय करने के कार्यक्रम का स्पष्टीकरण तथा राजस्व का प्राक्कलन का स्पष्टीकरण। ठीक है, यहीं तक हुआ था। तो जो लिखे हैं वो ठीक है, नहीं नोट से हम सेंड कर दिए थे, नोट्स भेज दिए थे, तो लिख चुके हैं लोग कि लिखवाना है? नहीं लिखे हैं तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके उसके आगे लिखिए। देखिए, आगामी वर्ष के लिए जो प्रावधान आगामी वर्ष के लिए जो प्रावधान होता है उसमें दो भाग होते हैं, उसमें दो भाग होते हैं। प्रथम राजस्व भाग, राजस्व भाग मतलब कितना रुपया आएगा, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। राजस्व भाग हाइफन देके लिखिएगा कि इसमें कराधान टैक्सेशन, कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे, कराधान से संबंधित प्रावधान होते हैं। टैक्सेशन से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। लिखो, इसे अलग से सदन के समक्ष रखा जाता है। अलग से सदन के समक्ष रखा जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द्वितीय भाग। अच्छा, कल जो पिछले क्लास में बताए थे कि पढ़े थे आप लोग कि प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष जो प्रथम अधिवेशन होता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है और उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करते हैं। तो कल समाचार में दे रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कल समाचार में दे रहा था। तो अब धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा और पारित हो जाएगा तो इसका मतलब कि सरकार की नीति पारित हो गई, सरकार की नीति अच्छी है। तो ये सब प्रस्ताव अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार का सब प्रस्ताव होता है। अब लिखिए द्वितीय व्यय भाग। पहला में इनकम हो गया, कहां कहां से रेवेन्यू आएगा, और दूसरा में हो गया व्यय भाग, कहां कहां खर्च होगा। लिखिए इसमें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का विवरण होता है। किए जाने वाले व्यय का विवरण होता है। आगे लिखिए व्यय के प्राक्कलन को दो भागों में व्यय के प्राक्कलन को दो भागों में दिखाया जाता है। व्यय के प्राक्कलन को दो भागों में दिखाया जाता है। जो व्यय है वो दो अलग अलग भाग में दिखाया जाएगा। एक हो जाएगा कि भारत के संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा अन्य व्यय। कल भी समझाए थे भारित व्यय, फिर समझा दे रहे हैं कि भारित व्यय वैसा व्यय है जो फिक्स नेचर का है। इसको सिंपल एग्जांपल से अगर समझेंगे, मान लीजिए कि जैसे आपका परिवार चल रहा है, आपके परिवार की इनकम मान लीजिए 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 जो भी हो, ठीक है। तो हर महीने मान लीजिए आपके घर में 50,000 आ रहा है, तो मान लीजिए अगर रेंट के मकान पर रहते हैं तो रेंट फिक्स है कि देना है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिक्स है कि स्कूल फी देना है, उसमें कि कोई कटौती का कोई गुंजाइश नहीं है। और अदर जो सब्जी है, दूध है, जो एकदम फिक्स है कि मिनिमम इतना तो खर्चा होगा ही होगा। तो मान लीजिए 50,000 रुपया महीना है तो आप पहले ही 20,000 कि ये तो 20,000 फिक्स है कि इतना तो खर्चा होना है। अब बचा जो 30,000, उसमें आप अब फ्रिज खरीदिए, टीवी खरीदिए, घर बनवाइए, कार खरीदिए, जो करना है। तो आपके जो भी गार्जियन है कह देंगे कि देखो भाई इनकम इतना है और ये चीज आपका इतना तो फिक्स है। तो वही हो गया भारित व्यय। वैसे ही भारत सरकार के कुछ खर्च हैं कि वो फिक्स हैं कि उतना तो होना है। उतना खर्च करने के बाद जो बचेगा तब सड़क बने या पुल बने या जो बने। तो वही खर्च करने के बाद अगर सरकार के पास पैसा नहीं बचती है और गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती है तो देश का विकास रुक जाएगा। तो उसके लिए सरकार अब उधार लेती है, बोरोइंग करती है।
इसी प्रकार से गवर्नमेंट पे बोरोइंग बढ़ती जाती है। अब देखिए बोरोइंग की, तो अब जो कर्जा ले लिए तो उस पर तो ब्याज देना है, कर्जा ले लिए तो ब्याज देना है। तो अब अगले साल ब्याज फिक्स खर्चा में चला आएगा। तो जैसे जैसे कर्ज लेते जाएंगे आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। तो अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें हम दिखलाएंगे, रुकिए अभी बीच में दिखला देंगे। उसमें सब दिखलाता है कि हमारा कहां से आय है, कहां व्यय है, और कितना आय है, और उसका कितना परसेंट ब्याज पर जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा ब्याज पर पैसा जाता है अपना, इतना कर्ज ही हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट ब्याज चुकता करे कि कर्ज चुकता करे, और हर साल कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये देश के लिए बड़ा खराब बात है। ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस स्थिति से कैसे अगर नहीं होगा, यही कारण है कि हम लोगों के रुपए का वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जैसे जैसे गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ेगी वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की मतलब क्रेडिबिलिटी घटती जाएगी, और यही स्थिति ले जाती है धीरे धीरे पतन की ओर, धीरे धीरे पतन की ओर। तो इसी को कहा जाता है कि सरकार राजस्व घाटा को कम करे, इसी को कहते हैं राजस्व घाटा। तो गवर्नमेंट उस घाटा को कम करने के लिए, हम लोग फंसे थे, वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री, और जैसे ही 99 में यूपीएससी में आए हम लोग शुरू किए एग्जाम देना, कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और इसी राजस्व घाटा को कम करने के लिए अनाउंस कर दिए कि अब जो भी सरकारी सीट खाली होगा उसका 1/3 भरा जाएगा, 2/3 खाली रखा जाएगा। तो जो यूपीएससी में वैकेंसी 500, 700, 800, 1000 आती थी, वो घटा के कर दिए 150, 200। कंपटीशन बहुत टफ हो गया। हम लोगों के समय में पीटी निकालना लगता था जैसे यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन हो गया, इक्का दुक्का का निकलता था, बहुत कम। और पूरे ऑल इंडिया से मान लीजिए 250, 200 सीट है। ये संतोष भी आई, राजू संतोष भी आए थे ना, इतना जितना रैंक आया था इन पर तो सब आईएएस मिल जा रहा है, अब उतना पे आईएएस मिल जा रहा है। तो उस समय बहुत कम सीट आती थी, 203 सीट था शायद इन लोगों के समय, ये 215 इसी था। तो मोदी जी कर वाजपेयी जी राजस्व घाटा कम करने के लिए अनाउंस कर दिए कि जो भी सीट खाली होगा अब उस पर बहाली नहीं होगी। और तब तक तो 3-4 साल में हम लोगों का जोश, भाई कितना दिन तक जोश बनाएगा। 4 में आए मनमोहन सिंह, तो वाजपेयी जी जितना सब सीट खाली करके ब्लॉक करके रखे हुए थे राजस्व घाटा कम करने के लिए, सब बहाली निकाल दिए और सब धड़ाधड़ भरना शुरू। तो राजस्व घाटा कम करने के लिए तर्क दिया जाता है कि व्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो कहा जाता है कि योजना व्यय बढ़ाइए और गैर योजना व्यय कम करिए। गैर योजना व्यय सरकारी कर्मचारियों या सरकारी मशीनरी के रख रखाव पर जो खर्च होता है, वेतन पर खर्च होता है, वो हो गया गैर योजना व्यय, जिससे हमको कोई इनकम मिलने वाला नहीं है।
मंत्री को 5 स्टार की सुविधा देना, मंत्री को प्लेन की सुविधा देना, सब ऑफिस में एसी लगवाइए, तो ये सब खर्च बढ़ रहा है ना। ये सब गैर योजना पे है, इससे कोई इनकम गवर्नमेंट की बढ़ने वाली नहीं है। तो ये सब पैसा फालतू पे खर्चा न करके, मतलब लग्जरियस खर्चा न करके, आप उसको सड़क बनवाइए, पुल बनवाइए, रोड बनवाइए, डेवलपमेंट करिए, ताकि कैपिटल क्रिएशन हो, सरकार की आय बढ़े, इस टाइप से सोचिए। तो चलिए हम लोग आते हैं बजट पे। वो ये सब इकोनॉमिक्स की चीज है, जब पढ़ेंगे लोग तब अपना ये बड़ी आसानी से लोग कह देता है कि सरकार ऐसे क्यों नहीं कर रही है। तो सांप छुछुंदर वाला हाल है। सांप छुछुंदर कि सांप मान लीजिए छुछुंदर को पकड़ लिया तो ना निगल सकता है ना उगल सकता है, ऐसा कहा जाता है। निगलेगा तो मर जाएगा और उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। सुने कि नहीं आप लोग सांप छुछुंदर का हाल? हाँ, वही हाल। तो यही है घाटा। घाटा अगर गवर्नमेंट कम कर रही है, घाटा कम करे तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। बंद करो। घाटा कम करने के लिए सोचेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी कम करने के लिए सोचेगी तो देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो ये सब है अर्थव्यवस्था जब पढ़िएगा, और ये सब बारीकी से समझाया है। इकोनॉमिक्स की एक बुक है दत्त एंड सुंदरम, दत्त एंड सुंदरम इकोनॉमिक्स की बुक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये लोग प्रोफेसर है, बाकायदा गवर्नमेंट के हर एक डाटा के साथ वो लोग, माने ऐसी बेतुका केवल प्रश्न नहीं, एकदम एग्जाम्पल के साथ। अभी जैसे 2022 चल रहा है कि 2021 में 2010 में ये स्थिति थी तो ऐसे था, अब 2022 में ऐसे है तो ऐसे होगा। तो उसको जब आप लोग लाइन बाय लाइन थ्रू आउट पढ़ेंगे तब भारतीय अर्थव्यवस्था समझ में आएगी कि कैसे। तुरंत गवर्नमेंट पे ब्लेम लगा देता है आदमी, इतना आसान देश चलाना नहीं। अरे सोचो, इतना करोड़ आबादी, भारत जैसा विविधताओं का देश इस धरती पर नहीं है। भारत जैसे विविधताओं वाला देश इस धरती पर नहीं है। यहाँ हजारों भाषा है, 5-7 धर्म है, कई संस्कृतियां हैं, कई बोलियां हैं। सबको एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल का काम है। परिवार में 5 मेंबर होता है, 10 मेंबर होता है, उसको तो गार्जियन चला नहीं पाता है, उस पर टूट जाता है, बंटवारा हो जाता है। और ये तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि धरती पर ही पहला इतना बड़ा विविधताओं वाला देश है, वो भी लोकतंत्र है, और वो भी आज तक सफल है। अपने अगल बगल देखिए, पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश की स्थिति खराब, म्यांमार की स्थिति देखिए, हमेशा तख्ता पलट हो रहा है। वहां आबादी भी कम है, देश भी छोटा है। आबादी भी कम है, देश भी छोटा है, तो पर भी तख्ता पलट हो जा रहा है। तो हम लोगों के यहाँ तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ऐसा है कि हम लोग बचे हुए हैं। अगर कोई भी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस संतुलन को बिगाड़ेगा तब पूरा देश डूब जाएगा। और हम लोगों के यहाँ अगर इस टाइप की अशांति फैली, विद्रोह हुआ या किसी प्रकार का अस्थिरता आया तो पूरा देश से डूब जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। कोई इतना दूर सोचता ही नहीं है और देश को अस्थिर करने में लग जाता है।
परिवार टूटता है तो कितना दुख होता है। वो तो खैर सिस्टम में है कि चलो भाई दूसरा कोई उसका फायदा नहीं उठा पाता है। मान लीजिए आपका परिवार टूटा, दूसरा तो थोड़ा बहुत फायदा उठाता ही उठाता है, लेकिन उतना फायदा नहीं। लेकिन अगर देश टूटा तो पूरा दुनिया फायदा उठाएगा। और सोचिए, जो अभी हम लोग कमा खा रहे हैं, आप सभी का घर परिवार पूरे इंडिया का चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? क्योंकि देश में स्थिरता है। और स्थिरता आ जाए तो सबका रोजगार, और ये मान लीजिए गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं रहेगा तो आप तैयारी किसका करेंगे? गवर्नमेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं देगी तो ट्रांसपोर्टेशन को प्रोटेक्शन नहीं देगी, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं रहेगा तो देश में एक जगह से दूसरी जगह माल कैसे जाएगा? सब जगह माल की किल्लत हो जाएगी, भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी, सब रोजगार धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए किसी चीज को डिस्टर्ब करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। ये चाहे अपना घर हो या देश हो। जैसे आपका घर है वैसे ही देश है, लेकिन घर वाला तो कुछ समय में संभल जाता है, आदमी इसका नहीं संभल पाता है। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इस सब अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे आप लोग, तब बीपीएससी के लिए यही सब पढ़ना है या यूपीएससी के लिए भी यही सब पढ़ना है। सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, इसी चीज को समझना है। और उसके लिए सबसे बढ़िया वही है दत्त सुंदरम की बुक। वैसे हम तो समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन वहां से तो आइए। लिखिए हाँ कि देखिए स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, स्क्रीन पर भी मेरा वो कॉपी है, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। व्यय व्यय पठन हम लोग द्वितीय व्यय भाग, इसमें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का विवरण होता है। व्यय के प्राक्कलन को दो भागों में दिखाया जाता है। प्राक्कलन एस्टिमेट कि कहाँ कितना रुपया खर्च किया जाना है, उसी को ना एस्टिमेट कहते हैं। तो देखिए, प्रथम भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। लिखिए, प्रथम भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, अगर दिखाई नहीं देता होगा स्क्रीन तो ये जूम हो जाता है, जूम करिएगा तो दिखाई देगा। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय तथा द्वितीय वैसे व्यय, द्वितीय वैसे व्यय जिनकी पूर्ति के लिए संचित निधि से धन का व्यय करना पड़े। तो भाई गवर्नमेंट का सारा पैसा तो संचित निधि में ही है, तो कुछ भी खर्चा करना होगा तो संचित निधि से ही पैसा निकालना होगा। तो जो भारित व्यय है, जो फिक्स नेचर का है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अन्य जो व्यय है उसको संचित निधि से निकालने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आइए देखिए क्या प्रक्रिया है। देखिए, ये सब याद रखिएगा कि आगे लिखिए कि संचित निधि पर, पैराग्राफ चेंज करके, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय
सदन में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, मतलब इस पर मतदान नहीं होगा। मतदान का मतलब कि परमिशन दे या न दे, तो यहां परमिशन न देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, भाई इतना तो खर्चा करना ही है, इसलिए इसको सदन में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। लेकिन लिखिए, लेकिन सदन इस पर चर्चा कर सकती है, चर्चा हो सकती है। एकदम बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि भारित व्यय पर सदन में मतदान नहीं होता है, चर्चा होती दे देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ए बी सी डी 4 कथन, तो कौन सत्य है असत्य है, 1 2 3 2 3 4 इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर 53 पर। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष, अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदानों के मांग, अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदानों के मांग के रूप में रखे जाएंगे। अनुदान के मांग टेक्निकल शब्द है, उसको अच्छे से हाईलाइट करिएगा। अनुदान के मांग जो शब्द है एक टेक्निकल वर्ड है, अच्छे से उसको हाईलाइट करिएगा। देखिए हाँ, एक 112 113। लिखिए कि अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदानों के मांग के रूप में रखे जाएंगे। लिखिए लोकसभा को यह अधिकार होगा कि लोकसभा को यह अधिकार होगा कि वह किसी मांग को अनुमति दे या नहीं दे, अनुमति दे या नहीं दे। लिखिए अथवा उसको कम करके अनुमति दे, अथवा उसको कम करके अनुमति दे।
तो जो भी खर्च के लिए पैसा मांगा जाएगा उस पर क्रमशः चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्रालय पर अलग, पथ निर्माण मंत्रालय पर अलग, रक्षा मंत्रालय पर सब, कौन कितना खर्चा मांगा है, वो खर्च सही है या नहीं है। अगर लगता है कि ये ज्यादा खर्च मांगा है तो उसको कम भी सदन कर सकती है। अनुदान की मांग शब्द का क्या अर्थ है, पूछेगा एग्जाम में कि अनुदान की मांग किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि भारत के संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय को संसद के समक्ष अनुदान के मांग के रूप में रखे जाते हैं, अनुदान की मांग के रूप में रखे जाते हैं। एक मिनट बोले तो कैसे बोले, चलिए लिखते रहिए, देखते रहिए। आगे देखिए, लिखिए कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के अनुदान की मांग पर सदन अलग अलग विचार करती है, सदन अलग अलग विचार करती है तथा पारित करती है। लिखिए, प्रत्येक अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसका क्या अर्थ है कि अनुदान की मांग सदन में लाने से पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। पहले भी पढ़ चुके हैं कि वित्त विधेयक में अनुच्छेद 17 में याद है ना कि वैसे विधेयक जो भारत के संचित निधि से व्यय करने वाले होते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही सदन में लाया जाएगा। तो यही है अनुदान की मांग कि जो भारत के संचित निधि से व्यय किए जाने वाले अन्य व्यय हैं, माने भारित व्यय के अलावा, वो अनुदान के मांग के रूप में सदन के सामने लाया जाएगा और ऐसी कोई सिफारिश या ऐसा कोई मांग राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही लाया जाएगा, माने लाने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, फिर एक टेक्निकल शब्द आएगा, लेखानुदान। ये सब ना टेक्निकल शब्द है, सबको पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है। लिखिए पैराग्राफ, जब सदन वोट ऑन ग्रांट, हाँ, लिखिए कि जब सदन अनुदान की मांगों को
जब सदन सभी अनुदान की मांगों को पारित कर देती है तो इन सभी को सम्मिलित कर एक विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल इसको कहते हैं, विनियोग विधेयक को। ब्रैकेट में कर दीजिएगा अनुच्छेद 114, ये अनुच्छेद 114 में है। लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है। इसके पारित होने पर सरकार को संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। धन निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो विनियोग विधेयक। तो होगा क्या, सुनिए, प्रक्रिया सुनिए कि जो बजट आएगा, बजट में फिर से ध्यान से समझिए, बजट में जो व्यय है, आय पर तो कोई समस्या नहीं है, व्यय पर, व्यय को दो भाग में दिखाया जाता है। व्यय जो है दो भाग में, एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और एक है अन्य व्यय। व्यय दो भाग में दिखाया जाएगा, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय। अन्य व्यय को, इस पर तो कोई समस्या नहीं है, अभी इस पर पढ़े थे कि इस पर अभी चार्ट बना लेंगे। मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। मतदान नहीं होगा का मतलब इसको कम बेसी नहीं किया जाएगा, माने इसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा, इसको तो देना ही देना है। हाँ, मतदान नहीं होगा, चर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है। सर उल्टा आ रहा स्क्रीन, आवाज जा रही है? स्क्रीन उल्टा है सर, जो लिख रहे हैं उल्टा है। अच्छा, इमेज उल्टा है जी, लीजिए, अब ठीक हो गया? जी सर, है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं, ये जो इसमें बनता है इमेज ना, वेबकैम है ना, तो ये उल्टा बना देता है। मेरे पास इस पर सीधा दिखाई देगा, तो उसके पर उल्टा दिखाई देगा। चलिए, तो व्यय दो भाग में, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय और भारत के संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय। इस पर मतदान नहीं होगा, लेकिन चर्चा हो सकती है। अन्य व्यय सदन के समक्ष किस रूप में रखा जाएगा? अनुदान की मांग। इसको किस रूप में रखा जाएगा? अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। हर मंत्रालय का अनुदान का मांग अलग अलग सदन के समक्ष रखा जाएगा और उसको बारी बारी से हर मंत्रालय का अनुदान की मांग पारित किया जाएगा। हाँ भाई, कृषि मंत्रालय को 20,000 करोड़,
रक्षा मंत्रालय को 80,000 करोड़, है ना, सबका अलग अलग पारित किया जाएगा। जब सभी मंत्रालय का अनुदान का मांग पारित हो जाएगा, तब सब खर्चा को, अब जैसे अपना एक खर्चा है, मान लीजिए साल भर का बजट बना रहे हैं, तो चलो भाई कार के लिए इतना रुपया पारित, टीवी के लिए इतना पारित, पेट्रोल के लिए इतना पारित, सब पारित करके अब फिर सबको एक साथ कि हाँ साल भर में 5 लाख या 20 लाख 10 लाख जो भी है, कि अब फाइनल कि भाई साल भर के लिए हमको इतना रुपया चाहिए, तब उतना का चेक कटेगा, आ जाइए अपना बैंक से निकाल लीजिए जो भी परिवार का अकाउंट है ना। अब आपके खाते में वो पैसा चला आया, अब खर्चा करिए। लेकिन हाँ, ईयर के समाप्ति पर जिस मद के लिए जो पैसा निकाले थे उसी पे खर्चा करना है, दूसरे पर नहीं। सबका ऑडिटिंग होगा लास्ट में, उस सबका फाइल बिल जमा करना है आपको कि इतना रुपया जो हम इतना इसके लिए लिए थे, सड़क बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ, इतना बाकी है, चाहे इतना घट गया। तो अब देखिए, अन्य व्यय अनुदान की मांग के रूप में रखा जाएगा, और जब सारे अनुदान की मांग पारित हो जाएंगे हर मंत्रालय का, तो सबको मिला के एक लाया जाएगा विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल अनुच्छेद 114 में। और जब ये पारित हो जाएगा तो आपको संचित निधि से पैसा निकालने का पावर मिल जाएगा, और आप निकालिए, खर्चा करिए, अपना देश चलाइए, और जो भी खर्चा होगा फिर उसका हिसाब किताब सदन को दीजिए कि हाँ इतना पैसा इसके लिए लिया। तो इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, बना लीजिए इस चार्ट को। दिखाई दे रहा आप लोगों को? क्या हो प्रीति? हाँ दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? हेलो पवन जी, सुन रहे हैं? कहाँ चले गए? तो लगता है पवन जी ऑन करके चले गए। क्या हो विकास जी? ठीक है सर, हो गया। दिखाई दे रहा है? जी सर, लिख लिए। मेरी वॉल्यूम थोड़ी लगती है कम है, आवाज नहीं आ रही है। हो गया सर। ठीक है ठीक है, मेरी वॉल्यूम कम है, आवाज नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आएगा लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, विनियोग हो गया अनुच्छेद 114। अब एक अलग चीज है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। हेडिंग दीजिए लेखानुदान। ये लेखानुदान क्या होता है, लिखिए। देखिए अनुच्छेद 116(1) का क, एक भी ब्रैकेट में और क भी ब्रैकेट में, एक भी ब्रैकेट में और क भी ब्रैकेट में। लिखिए, यह एक बजटीय प्रक्रिया है, यह एक बजटीय प्रक्रिया है जो केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।
लिखिए, जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं कर दिया जाता है, उस समय तक के लिए सरकार के कामकाज को चलाने के लिए धन का प्रावधान करता है। देखिए लेखानुदान क्या है। अभी आप लोग देखें कि 1 फरवरी को बजट पास हुआ, बजट पेश किया गया। इसमें हर मंत्रालय का खर्चा का ब्यौरा है, किसको अगले साल के लिए कितना रुपया जाए। तो अगला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। अगला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। तो अभी गवर्नमेंट के पास 31 मार्च तक खर्चा करने के लिए पैसा है। तो अभी 2 महीना टाइम है, माने फरवरी और मार्च। लेकिन विनियोग विधेयक पारित होते होते मई चलाएगा। तो गवर्नमेंट के पास तो 31 मार्च तक खर्च करने के लिए पैसा है। 1 अप्रैल से क्या खर्चा करेगी? जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक संचित निधि से पैसा निकलेगा नहीं। तो सारे मंत्रालय का कामकाज ठप हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे सांसद गण कितने महान हैं। सदन में अब सोचिए हम लोग किसको जिता के भेजते हैं। क्यों पढ़े लिखे और विद्वान टाइप के लोग संसद में पहुंचने चाहिए। सोचिए कि कम से कम उनको इन सब चीजों की जानकारी हो तब तो भारत के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर लोगों को जिता के अनाप शनाप जिसको मन उसको भेज देते हैं। यही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसीलिए सरकार चाहती है, या बढ़िया बढ़िया पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एमपी जाहिल गवारा है कि टेक्नोलॉजी को पकड़ न पाए। उतना पढ़ेगा समझेगा तब ना पकड़ेगा। तो इसीलिए वैसे लोगों को जिता के भेजता है और जनता को ओरिजिनल मुद्दा से भटकाता है। जनता को महंगाई के मुद्दा से, अर्थव्यवस्था के मुद्दा से भटका के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर भिड़ा देगा। लो अब वहां जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जाएगा, जो कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो क्या करेगा? आप आए दिन देखते हैं देश के लिए लोग लड़ रहा है और जनगण मन तक याद नहीं है, माइक पर गाते गाते फंस जाएगा। तो इससे क्या होता है? तौहीनी होता है। हमारे बिहार में ही कई ऐसे मंत्री थे जो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए। सोचिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या पढ़ेंगे, वो क्या टेक्नोलॉजी समझेंगे, देश कैसे चलती है, राज्य कैसे चलती है, क्या समझेगा लोग?
तो जनता आखिर किस ग्राउंड पे ऐसे लोगों को जिताती है? मान लीजिए वैसे विधायक, वैसे एमपी किसी ऑफिस में गए कोई काम के लिए भी, डीएम के पास कि साहब ये वाला काम नहीं, तो डीएम तो जानता है कि जाहिल है, कुछ समझा देगा, देखिए मुख्यमंत्री साहब से लेटर आया है, ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे करना। अब वह कहेगा अरे भाई मुख्यमंत्री का लेटर है भाई, ऐसे नहीं करना है। अब पढ़ने आएगा तब ना, ये जानता रहेगा तब ना कि हाँ देखा ये मुख्यमंत्री का लेटर है या ये लेटर, कुछ भी समझा देगा उल्टा सीधा, जानता है जाहिल है। तो सदन में इन सब चीजों पर बारीकी से चर्चा करना होता है। तो चर्चा कब करेगा? जब पढ़ा लिखा रहेगा। तो इसीलिए ये करता क्या है, सब हंगामा करना शुरू कर देता है कि हंगामा होगा तो चर्चा करना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ पास 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 पास, चलो पास हो गया। तो सब ऐसे क्या करता है, बिना चर्चा किए हुए किसी भी मंत्रालय के उस पर चर्चा नहीं हो पाता है। बिना चर्चा किए हुए, बिना चेक किए हुए सब पास कर दिया जाता है। औपचारिकता पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, सबको ना एक प्राक्कलन समिति है उसको भेज दिया जाता है। अब प्राक्कलन समिति अपना रिपोर्ट दे देती है, ओके 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 चलो। जब सदन में चर्चा नहीं किया था, प्राक्कलन समिति में का खास कर चर्चा करेगा। अरे अरे एक मिनट हो, उससे कह दो ना कि नहीं जाएगी और आप कल से मत आइएगा, अभी नहीं जाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं, लेखानुदान पर थे हम लोग। तो इसमें 1 अप्रैल तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है। तो उसके बाद सरकार का खर्च कैसे चलेगा? एक मिनट रुकिए। तो अरे भाई एक समस्या जाता नहीं है कि दूसरा समस्या आ जाता है। अब सुनिए, तब होता क्या कि 1 अप्रैल तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। तो उसके बाद सरकार खर्चा कैसे चलाएगी? तो वैसे पीरियड के लिए लाया जाता है वोट ऑन अकाउंट। वैसे पीरियड का खर्च चलाने के लिए लाया जाता है वोट ऑन अकाउंट, और जितना जरूरत हो उतना रुपया संचित निधि से निकालने का अधिकार मांग लिया जाता है कि इतना करोड़ों रुपए निकाल के तब तक अपना खर्चा चलेगा। जिसे कैसे कहते हैं, एडवांस में कहता है आदमी ना कि कुछ एडवांस दे दीजिए, तब तक बाद में अपना देते रहिएगा। तो वही चीज एडवांस मिल जाता है, तब तक अब खर्च चल रहा है। और जैसे ही विनियोग विधेयक पारित होगा तो सारा खर्चा निकालने का, सारा पैसा निकालने का अधिकार मिल जाएगा। और ये जो पैसा निकाला है वोट ऑन अकाउंट के तहत, वो सारा पैसा माइनस कर लिया जाएगा। एडवांस है, अलग से नहीं है, ये क्या है, एडवांस में दे दिया गया है। और फिर जो वो विनियोग विधेयक में पैसा का चर्चा है, मान लीजिए 20,000 करोड़, तो चलो भाई 2,000 करोड़ ले लो, तब तक का खर्चा चलाओ, और फिर वो उसमें 20,000 करोड़ में से माइनस कर लिया जाएगा। तो यही है वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला शब्द है प्रत्ययानुदान। अगला शब्द है प्रत्ययानुदान।
वैसे अनुच्छेद 116 में हम आपको दिखला ही देते हैं। देखिए 116 113 ज्यादा ऊपर चला गया। देखिए एक 115, ये भी हालांकि पढ़ना था लेकिन इतना काम का नहीं है। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, तो हालांकि इसका उतना काम नहीं है। देखिए अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, अनुच्छेद 116। और अगर से आपको मान लीजिए तीनों वर्ड या 15 वाला भी समझना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिन। 116 इधर देखिए 112, 114, 115, 16 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो हम लोग देख रहे हैं प्रत्ययानुदान, वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्ययानुदान। तो देखिए लिखिए प्रत्ययानुदान क्या है। ये सब ना इमरजेंसी के लिए ऐसा बना दिया गया है। लिखिए कि जब किसी सेवा की, लिखिए जब किसी सेवा की महत्ता, जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चितता, ये उसके अनिश्चित रूप के कारण, अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ, मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है, वर्णित नहीं की जा सकती है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में, वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, दिया जाता है, तब भारत की संपत्ति स्रोत पर, भारत की संपत्ति स्रोत पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति करने के लिए संसद विधि द्वारा संचित निधि से धन निकाल सकती है, संचित निधि से धन निकाल सकती है। यह केवल लोकसभा में, यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, पुनः स्थापित किया जाता है। लिखिए इट इज नोन एज ब्लैंक चेक,
इट इज नोन एज अ ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक का मतलब, ब्लैंक चेक में क्या होता है कि कोई आपको चेक दे देगा, जितना भरना है भरी। तो ये गवर्नमेंट के लिए ब्लैंक चेक का काम करता है वोट ऑन क्रेडिट। तो सरकार दिखा देगी कि ये, अब मान लीजिए अभी सब काम काज चल रहा है और ना अचानक से कहेगी कि इस काम को करने के लिए इस पद की आवश्यकता है और ये पोस्ट क्रिएट करना होगा और इसके लिए इतना रुपया चाहिए। तो तुरंत प्रत्यय ये वोट ऑन क्रेडिट लाके प्रत्यय अनुदान लागे और उतना रुपया संसद से पारित करा लेगा। तो जितना रुपया चाहे उतना पारित करा। मान लीजिए जैसे साल भर का खर्च आप अपना 2 लाख रुपया एक्सपेक्टेड किए हुए कि साल भर में हमारा 2 लाख रुपया में चल जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। एबनॉर्मली परिवार में मान लीजिए किसी का वैसा, भगवान न करे, तबीयत खराब, तो आज तो हॉस्पिटल में जाने पर 1 लाख 2 लाख वैसे लग जाता है, कोई वैसा हो, तो उसका तो बजट में कोई प्रावधान रहता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? तो उसी सब के लिए ये सब प्रावधान दिया गया है कि अगर मान लीजिए वैसी आवश्यकता आ गई तो सरकार उसके लिए पैसा निकाल सकती है। इसीलिए कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई बहाली निकालती है, फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? भाई ज्वाइनिंग दे देगी तो उसको वेतन देना पड़ेगा। अब बजट में उसके वेतन का कोई उल्लेख ही नहीं है, उसके लिए पैसा निकाला ही नहीं गया है, तो वेतन दिया कहां से जाएगा? तो रोक देती है अपॉइंटमेंट को उतने दिन के। अब अगले बजट में जब उस पोस्ट को दिखलाया जाएगा कि भाई ये भी पोस्ट है और इसके कर्मचारी पर इतना खर्चा होगा, तो पास होता है तो अपना दिया जाता है, और नहीं बहुत जरूरी है तब फिर वोट ऑन क्रेडिट लाया जाएगा और बहाली करके उनको पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए एकदम जरूरी है, नहीं करना ही है, तो फिर देना पड़ता है। चलिए, ये हुआ आपका वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। आप लोग वैसे अनुच्छेद 115 और 116 पढ़ लीजिएगा। 115 और 116 देखिए, 16 में है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स है। और सब पढ़िएगा ना, सब एक ही जैसा लगेगा, थोड़ा थोड़ा टेक्निकली अंतर है। और 115 में है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स है। तो एग्जाम में जनरली इसी को पूछता है, वोट ऑन अकाउंट को, वोट ऑन अकाउंट को ही ज्यादा पूछता है, बाकी को नहीं पूछता है। चलिए अब लिखिए, अगला शब्द है गुलेटिन, GUI LLOTINE, GUILLOTINE, गुलेटिन। ये एक ब्रिटिश वर्ड है, ये एक ब्रिटिश वर्ड है। देखिए इसमें क्या होता है कि बजट इतना लंबा चौड़ा है, हजारों पेज है, कि सब पर चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो सांसद हैं सब बहुत महान महान व्यक्ति हैं। और महानता तो और भी है कि सब, हमको लगता है कि 60% 60+ होगा। जिसको घरे आराम करना चाहिए
वो सब गद्दी हथिया के बैठा हुआ है, कब्र में पैर लटका हुआ है, आज जाएगा कि कल जाएगा, फिर भी सत्ता का मोह ऐसा है कि छूट नहीं रहा है। तो अब जिसका घर पे आराम करने का उम्र है वो क्या देश चलाएगा। तो खैर चलिए, कम से कम लोकतंत्र हम लोगों का सही से चल रहा है, ये भारत के लिए कहिए कि सौभाग्य है। तो सारे जो शुरू में बताए थे अनुदान की मांग, सभी अनुदान की मांग पर सदन में विस्तार से चर्चा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है लास्ट में, जब समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, अप्रैल आ गया, मई आ गया, अरे अभी तो 10 गो पर चर्चा हुआ, सब बाकी है, सबको एक में लाए के पारित 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 जाओ, पारित कर दिया बिना चर्चा वर्चा किए हुए। तो इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है कि कहां किस चीज के लिए कितना फंड निकाला है। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं गुलेटिन। लिखिए, एक बार मेंस में यूपीएससी मेंस में पूछ दिया था कि गुलेटिन क्या है। लिखिए कि समय की कमी के कारण विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की मांगों पर बिना चर्चा किए हुए पारित कर देती है, बिना चर्चा किए हुए पारित करती है। लेकिन इसी को एप्लीकेशन ऑफ गुलेटिन कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गुलेटिन कहते हैं। चलिए, तो बच्चों 8:57 हो चुका है और अब आप लोगों का टेस्ट प्रारंभ होगा। आज की सभा यहीं पर समाप्त की जा रही है और पॉलिटी में ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है। इसके बाद और जो सब टर्मिनोलॉजी आएगी वो सब इम्पोर्टेंट है। तो समय बचाने के लिए अभी उन सबों को बहुत चर्चा करनी है। नोट्स को ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, उसको आप लोग घर पे लिख लीजिएगा ताकि लिखवाने का समय बचे और हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा समझा सके। तो ठीक है, टेस्ट दीजिए आप लोग। आपका दिन शुभ हो। कल किसका टेस्ट है? आकाश का।